नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 25 जुलाई 2023 है। आज हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द डिजास्टर है, जो आप पेपर जीएस पेपर 3 से लिंक कर सकते हो। हर बार डिजास्टर के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन यूपीएससी में आता है, प्री में और मेंस में भी। सेकंड, इंडिया और श्रीलंका, जो जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से आप लिंक कर सकते हो। थर्ड टॉपिक ज्ञानव्यापी और जो काशी टेम्पल है, इन दोनों मुद्दा, इसको पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि मुद्दा ओरिजिनेट कैसे हो रहा है, आज के दिन इसका क्या स्टेटस है। पहला टॉपिक हमारा डिजास्टर से रिलेटेड है कि एक काफ़ी बड़ा स्टेप लेने की ज़रूरत है ताकि डिजास्टर के रिस्क को कम किया जा सके। क्योंकि आप देख रहे हो कि दुनिया भर में डिजास्टर मतलब बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जिससे लोगों की ज़िंदगी दिन प्रतिदिन खोई जा रही है। और क्लाइमेट चेंज के आप रिपरकशन देख ही रखते हो। क्लाइमेट चेंज में होता क्या है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुई, वार्मिंग से क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर मेल्ट हुआ, ग्लेशियर मेल्ट से वहाँ का जो फ्रेश वाटर कम हुआ और वो सलाइन वाटर ओशियन में वो ज्वाइन हो गया। उसके बाद में क्या होता है, ओशियन का लेवल बढ़ता है। ओशियन के लेवल बढ़ने से आइलैंड के ऊपर खतरा आता है। जैसे इंडोनेशिया को तो अपनी कैपिटल ही बदलनी पड़ी। उसके मल्टीपल रिपरक्यूशन है, एग्रीकल्चर पे हैं, लोग माइग्रेट हो रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज की मल्टीपल वैगरीज हैं, और जो अभी क्लाइमेट चेंज के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो हमारे बिल्कुल डोर स्टेप पे हैं। आप देख सकते हो कि 3 कॉन्टिनेंट अभी रिसेंटली हीट वेव क्या होती है, जब नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्मली आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से 45 डिग्री सेल्सियस जब प्लेन में हो, या 35 डिग्री जब कोस्टल एरिया में हो, 30 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जब हिल एरिया में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसमें हीट वेव बोलते हैं। हीट वेव काफ़ी खतरनाक होती है, जिसमें हीट एग्जॉशन होते हैं, स्ट्रोक होते हैं, लोगों की डेथ हो जाती है। ह्यूमिडिटी देखो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो 3-4 कॉन्टिनेंट तो हीट वेव की ग्रिप में है। कुछ फॉरेस्ट फायर के एग्जाम्पल है, जैसे ग्रीस जैसे और कनाडा, कितने मतलब कूल कंट्री हैं। यहाँ पे क्लाइमेट काफ़ी काम रहता है यहाँ पे। लेकिन अभी क्लाइमेट चेंज के कारण जो ठंडे जगह है, जैसे ये पूरा नदर्न यूरोप है, ये कनाडा, पूरा नदर्न अमेरिका है, तो यहाँ पे भी अगर इस टाइप की फॉरेस्ट फायर होगी तो आप सोच सकते हो क्लाइमेट चेंज कितना ज़्यादा है। इंडिया का एग्जांपल हो, रिवर यमुना, जिसने अपने 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया कि अब तो यमुना की इतना लोगों ने ड्यू टू एक्सेसिव इंक्रोचमेंट और अर्बनाइजेशन के कारण कि स्पेस का जो रिवर का जो कोर्स है उसको स्पेस छोड़ा ही नहीं। तो उसके कारण अब यमुना के कारण दिल्ली के लोगों की हालत कितनी ख़राब हो रखी है कि वहाँ पे उनको माइग्रेट होना पड़ रहा है, उनके घरों तक पानी घुस गया, रोड तक पूरे वहाँ पे ट्रैफिक जैम लग गया। तो आप देख सकते हो कि जो ये डिज़ास्टर हैं, ऑल्दो इनकी अब क्या कॉस्ट होगी, ये तो अभी पूरी विजिबल कॉस्ट है कि वहाँ से लोगों को रिहेबिलिटेट करना पड़ रहा है, वहाँ पे उनके घर बार सब टूट गए। बट जो एक्चुअल कॉस्ट तो बाद में पता चलेगा ना कि इसके रिपरक्यूशन कितने ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे बात राइटर कह रहा है कि बहुत ही क्लियर है कि दुनिया को कुछ तो करना ही पड़ेगा डिज़ास्टर को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि जितने लॉस हो रहे हैं डिज़ास्टर से उसको कम किया जा सके। चाहे किसी तरह के डिज़ास्टर हों, चाहे वेदर वाले हों, जैसे रेन के कारण हो रहे हैं जिससे फ्लड आती है, फिर ड्रोट वाले होते हैं, उसके बाद चाहे अर्थक्वेक हो। कितनी जगह टर्की में थोड़े दिन पहले अर्थक्वेक आया था, कितनी बिल्डिंग 1 मिनट में तहस नहस होगी। इंडिया में 2000 में कच्छ में कितना खतरनाक अर्थक्वेक आया था। नॉर्थ ईस्ट में अर्थक्वेक आते रहते हैं, चाहे कोई बायोलॉजिकल हो। कोविड-19 तो अपने आप में एक ऐसे अनप्रेसिडेंटेड इवेंट था जिसका कुछ मतलब मुआवजा ही नहीं लगाया गया, जिसमें कोविड-19 की फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव, थर्ड वेव, और अभी तक भी जिन कंट्री में वैक्सीन नहीं लगी वहाँ पे इसका कंटिन्यूसली प्रकोप चल रहा है। कंट्रीज़ ने डिज़ास्टर का रेस्पॉन्ड करने में होता क्या, एक होता है प्रिवेंशन, एक रेस्पॉन्ड। प्रिवेंशन में आप डिज़ास्टर आने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखो ताकि उस चीज़ को प्रिवेंट किया जा सके। रेस्पॉन्ड होता है कि जब चीज़ें हो गई और नुकसान होने के बाद में जो रेस्पॉन्स देते हो, तो दुनिया भर में बहुत ज़्यादा करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं रेस्पॉन्ड में, डिज़ास्टर में, लेकिन उसको रिड्यूस करने में कम किए जाते हैं, जिसके कारण कंटिन्यूस डिज़ास्टर आ रहे हैं। अब जो सेंडई फ्रेमवर्क है, सेंडई फ्रेमवर्क क्या है, इससे पहले एक ह्योगो फ्रेमवर्क था। ये इनके लिए था कि 2005 से 2015 तक हमने ह्योगो फ्रेमवर्क साइन किया, और 2015 से 2030 15 साल के लिए सेंडई फ्रेमवर्क साइन किया था, ताकि डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, मतलब डिज़ास्टर का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए।
और इसमें जितने भी रिस्क हैं जो लॉस होने वाले हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है। ऑल तो कुछ तो प्रोग्रेस हुई बट वो नहीं हुई जितनी हमें ज़रूरत थी। अब तक तो काफ़ी चीज़ें रिजिलियंट कर देनी चाहिए थी, प्रिवेंशन की टेक्निक और इम्प्रूव होनी थी, पीपल सेंट्रिक अप्रोच बनाने की ज़रूरत थी। तो राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि 2030 तक जब तक इसका टारगेट है, क्योंकि अभी 2023 तो ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा ख़त्म ही हो गया, तो उससे पहले हमें इसको अचीव करना पड़ेगा। यहाँ पे इंडिया का बहुत अच्छा रोल है कि इंडिया ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि अब G20 की प्रेसिडेंसी जो इंडिया में हो रही है, जहाँ की थीम है वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर, मतलब पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक घर है और जो भी रिपरक्यूशन क्लाइमेट चेंज या डिजास्टर के हो रहे हैं सब पे असर पड़ते हैं। तो इंडिया ने G20 में बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। यहाँ पे क्या मल्टीपल वर्किंग ग्रुप सेटअप होते हैं, जैसे कल्चर का था, टूरिज्म का था, वीमेन से रिलेटेड है, डिजिटल है। उसी तरह यहाँ पे डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप इंडिया ने, जिसकी चेन्नई में भी मीटिंग हुई थी, उस पर फोकस किया है ताकि डिजास्टर पे फोकस किया जाए, इसके रिस्क को कम किया जाए। अब G20 को ही क्यों चुना इंडिया ने, क्योंकि G20 एक अच्छा और बहुत बड़ा ग्रुपिंग है जिसमें 19 कंट्री प्लस यूरोपियन यूनियन है, जिसकी 85% ग्लोबल GDP है, जो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो 85% है। तो देख लो कि 2/3 से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है और ह्यूमन की वल्नरेबिलिटी है वो लिंक हो रखी है इकोनॉमी से। कैसे लिंक है, फॉर एग्जांपल कोई कंट्री इकोनॉमिकली पुअर है, श्रीलंका का एग्जांपल हो, 2004 में वहाँ पे सुनामी आई थी, तो सुनामी के टाइम श्रीलंका की काफ़ी इकोनॉमी तहस नहस हो गई थी और उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी थी, जो कोपिंग कैपेसिटी, वो उतनी कम नहीं थी। तो यहाँ पे राइटर का फोकस ये है कि इकोनॉमी के साथ में डिजास्टर हमेशा लिंक होते हैं। जो रिच कंट्री होते हैं उनके पास उनकी कोपिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, वो मैनेज कर लेते हैं, उनकी बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनके कोस्टल एरिया में बफर बनाया जाता है तो वो उसको कर लेते हैं। और G20 को ही एक यूनिक पोजीशन बताया गया कि डिजास्टर रिस्क पे अगर ज़्यादा फोकस किया जाए तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग की जा सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें इकोनॉमिक कंसिडरेशन को ही ध्यान में रखना है, हमें बाकी चीज़ें इससे जो लॉस हो रहे हैं कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे डिजास्टर को कम किया जा सकता है, यहाँ फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि कंट्रीज़ की जैसे ही इकोनॉमी ग्रो होगी उसके साथ साथ में इंटरकनेक्टेड रिस्क भी हैं, तो यहाँ पे कंट्री को काफ़ी फोरसाइट, मतलब एक दूरदर्शी वाली सोच की ज़रूरत है। इसलिए जो इंडिया ने G20 वाले में डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप बनाया वो काफ़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है। और इसके लिए एक कम्युनिक भी इशू किया है, मतलब कम्युनिक क्या होता है, यहाँ पे एक टाइप का चार्टर इशू किया है चेन्नई में, और इस पर नेगोशिएशन चला था कि कौन से स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। और ये डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है। थोड़े दिन पहले UN जनरल असेंबली में एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन हुआ था इसी बात को लेके कि कैसे डिजास्टर को कम किया जाए और सेंडाई फ्रेमवर्क का एक कितनी प्रोग्रेस हुई है उसके ऊपर। उसमें क्या क्या चीज़ें फोकस की, सबसे पहले इंपॉर्टेंट था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंसिंग। अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई साइक्लोन आने वाला है तो साइक्लोन का जैसे 48 घंटे पहले, 72 आवर्स पहले और 24 घंटे पहले और लास्ट में 8 घंटे पहले, ऐसे टाइम फ्रेम होता है ताकि आपको पहले ही पता चल जाए कि इतनी स्पीड से कोई साइक्लोन आ रहा है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वहाँ से लोगों को पहले रिहेबिलिटेट किया जा सकता है, जो बिल्डिंग्स रिस्क जोन में आती है उनको खाली किया जा सकता है, लोगों को जितनी हेल्प की ज़रूरत है वो की जा सकती है, मतलब लाइव्स बचाई जा सकती हैं। सेम फ्लड वाला, अगर प्रॉपर अर्ली वार्निंग सिस्टम होंगे, कितनी बारिश होने वाली, यहाँ पे बाढ़ आ सकती है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकती है, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। सेकंड, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ही की रोल है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट रेजिलिएंट होगा उतनी लोगों की जान बचाई जा सकती है। टर्की का एग्जांपल देखो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था लेकिन वो गलत लोकेशन पे सेटअप कर रखा था। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग की बात आती है कि अगर ठीक से आपने प्लान नहीं किया तो इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट नहीं होगा। और लास्ट आती है फाइनेंसिंग, क्योंकि बिना पैसे के आप न तो उसका पहले प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हो न उसका रेस्पॉन्ड अच्छा कर सकते हो। अर्ली वार्निंग सिस्टम को और थोड़ा डिटेल में कर सकते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम सबसे ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी है, क्योंकि जब तक हम इंक्लूसिव और मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं बनाएंगे तब तक मतलब डिजास्टर को रिड्यूस करना, जितनी डेथ हो रही है, जितने साइक्लोन आ रहे हैं, जितना इकोनॉमिक लॉस हो रहा है उसको हम बचा नहीं सकते। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया साइक्लोन बिपारजॉय जो कि इंडिया में आया था, उसमें जो स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम था जिसके कारण हमने अचीव किया 0 डेथ, मतलब किसी भी इंसान की कोई डेथ नहीं हुई, प्रॉपर्टी का भी लॉस कम से कम हुआ।
तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो चीज़ें अगर पहले से अर्ली वार्निंग सिस्टम अच्छा होगा तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। दूसरा क्या था कि उस टाइम पे जो पावर सेक्टर था पहले से ही रिजिलियंट था, जिसके कारण क्या हुआ कि पावर सप्लाई डिस्टर्ब नहीं हुई। पावर सप्लाई डिस्टर्ब होने के क्या क्या रिपरकशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी गर्मी का महीने चल रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर पावर सप्लाई होगी तो लोग वैसे हीट स्ट्रोक या हीट एग्जॉशन से उनकी डेथ हो जाएगी, बच्चों की एजुकेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा और ज़्यादा क्राइम बढ़ने के चांस हो जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल पॉइंट था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम के कारण ये सब नहीं हो पाया। दूसरा क्या, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है, जो पहले वाली टेक्नोलॉजी को चेंज कर देती है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग्स है, बिग डाटा है, नैनो टेक्नोलॉजी है। ये आज के दिन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि उनको अगर इस्तेमाल किया जाए तो जो ग्लोबल कैपेसिटी है फोरकास्टिंग की, मतलब पहले से पता करने की, वो और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और वो लोकल नीड्स, मतलब हमेशा क्या होता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए, सेंटर से स्टेट और लोकल सबको मिला के, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे यूएन जनरल सेक्रेटरी में भी कहा था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल इनिशिएटिव, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा वो सबके लिए होगा, कि लोकल जहाँ पे कोस्टल एरिया उनको ही पता होना चाहिए, हिल एरिया उनको ही पता होना चाहिए, जो सिटी में लोग रह रहे हैं उनको ही पता होना चाहिए, ताकि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। सेकंड बात करते हैं कि रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या फ़ायदा होता है जब भी डिजास्टर आते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया कि न्यूजीलैंड में जैसे फ्लडिंग हुई ओकलैंड एयरपोर्ट में, यूएसए का एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल प्लांट है वो टोर्नेडो के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो हर एक कंट्री में वही होता है कि जितना उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे पावर हो गया, रेलवे हो गया, एयरपोर्ट्स वाली चीज़ें हो गई, या कोई और न्यूक्लियर प्लांट हो गया, अगर उनका रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो उससे क्या हो, डिजास्टर का मल्टीप्लिकेशन होने के चांस है। जैसे चेरनोबिल डिजास्टर हुआ तो उससे पहले बता रहे हैं कि वहाँ की जो बर्फ़ पिघली, बर्फ़ के बाद पूरा स्ट्रक्चर वहाँ पे बैठ गया था रसिया में, उसके कारण वहाँ पे गैस लीक हो गई। तो ये चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर अच्छा करेंगे तो हम डिजास्टर को लंबे टाइम तक हटा सकते हैं, क्योंकि वो रिस्क को कम कर देता है। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर लाइफ लाइन भी बनता है। जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, अच्छी रोड कनेक्टिविटी होगी, रेल कनेक्टिविटी होगी, तो रेस्पॉन्ड के टाइम भी हमारी हेल्प करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे कोई भी हो, चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो। सोशल में क्या होता है, जो लोग हैं, लोगों की अच्छी हेल्थ है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छी ट्रेनिंग है डिजास्टर से कोप अप करने की, डिजास्टर से हैंडल करने की, वो हेल्प करती है। दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर टाइमली रेस्पॉन्ड किया जाए, टाइमली उनको फंडिंग दी जाए, तो ये सारी चीज़ें हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटकम की तरफ जाती हैं। जो SDGs है ना, 17 गोल है, उनको अचीव करने में ये सारी चीज़ें हैं। जैसे 13 और 14 में लिखा लाइफ बिलो वाटर, लाइफ अबव वाटर, वो हमारे ओशियन को प्रोटेक्ट करने के लिए। 9 में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है III ये वाला। और इंडिया ने 2019 में इससे रिलेटेड एक CDRI लॉन्च किया था। CDRI क्या है, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें ये बाकी कंट्रीज़ ने भी, काफ़ी ने साइन किया था। इसका पर्पज़ ये था कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनको क्लाइमेट के रेजिलेंट बनाया जाए, ताकि डेवलपमेंट और कैपेसिटी साथ में हो, और जब भी कोई डिजास्टर आएगा तो बाकी कंट्रीज़ को हेल्प है। और स्पेशल फोकस किया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि उन्हीं की कैपेसिटी कम है। तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को आपस में एक कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है, चीज़ों को रिव्यू करने की ज़रूरत है। अगर इस इंटीग्रेटेड अप्रोच को हम नहीं समझ पाए और नहीं अडॉप्ट करेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिस्क हैं, डिजास्टर के रिस्क हैं, वो ज़्यादा बढ़ेंगे, और इससे हमारे जो लॉस हैं वो और ज़्यादा मल्टीप्लाई होंगे। जैसे मैंने बताया ना कि चेन इफेक्ट पड़ता है, एक जगह नुकसान होता है तो उसका फिर दूसरी जगह। और फाइनली राइटर ये कहना है कि एक नई अप्रोच बनाने की ज़रूरत है, कि हमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है, रिस्क रिडक्शन प्लान, ताकि कॉन्क्रीट एक्शन बनाया जाए और पूरे रिस्क को ही कम किया जाए। यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री, बाकी इकोनॉमी, कंट्री, प्राइवेट सेक्टर, सबका कोलैबोरेशन ज़रूरी है, क्योंकि कंट्रीज़ की कैपेसिटी इतनी नहीं होती जब तक कि प्राइवेट सेक्टर साथ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अब G20 में एग्जांपल दिया जाता है, कंट्री लाइक इंडिया और इंडोनेशिया है, उनके जो रिस्क मैट्रिक हैं, रिसोर्सेज को अलोकेट करना, कहीं पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इंडोनेशिया की वल्नरेबिलिटी ज़्यादा है, तो जितने भी रिसोर्सेज अलोकेट किए जाएंगे वो लोकल लेवल से, स्टेट लेवल से, नेशनल लेवल पे। जैसे इंडिया में डिबेट चल रही है कि जो थोड़े दिन पहले था कि हीट वेव को अभी तक नेचुरल डिजास्टर में काउंट नहीं किया गया। ये काफ़ी स्टेट ने पिटीशन डाली थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का बाकी का रिप्लाई ये आया कि हीट वेव एक प्रिवेंटेबल है। तो यहाँ पे एक कोहेरेंस की ज़रूरत है, ताकि हर लेवल पे एक रिस्क रिडक्शन की कैपेसिटी को बिल्डअप किया जाए। और G20 का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव, और ब्राज़ील ने ही प्रॉमिस किया, जो कि नेक्स्ट प्रेसिडेंसी लेने वाला है, कि वो इस चीज़ को कंटिन्यू करेगा वर्किंग ग्रुप को, ताकि डिजास्टर को प्रिवेंट किया जाए। ये हमने पूरा होलिस्टिकली डिजास्टर वाला आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन से है, तो थोड़ा सा उसमें बैकग्राउंड हम समझ लेते हैं। 13th
अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है और उसी को लेकर ये आर्टिकल है। दूसरा, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को थोड़ा बेसिक से पढ़ लेते हैं ताकि जीएस पेपर 2 का आपका ये पूरा ही टॉपिक कवर है। 13th अमेंडमेंट ये है कि 1987 में इंडिया और श्रीलंका ने एक अकॉर्ड साइन किया था जिसमें ये था कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो प्रोविंसेस को दी जाएगी। उस टाइम पे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका जयवर्धने के बीच में था ताकि इनमें इथनिक कॉन्फ्लिक्ट को कम किया जाए। वहाँ पे क्या है, सिंगलीज और तमिल के बीच में बहुत ज़्यादा इथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके कारण क्या हुआ, फुल फ्लेज वार स्टार्ट हो गया। आपने एलटीटी के बारे में सुना होगा, लिबरेशन टाइगर ऑफ द तमिलिलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ द तमिलिलम, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मास किलिंग हुई, आपस में कॉन्फ्लिक्ट लगातार चलते रहे। जो 13th अमेंडमेंट था उसमें ये था कि जो प्रोविंशियल काउंसिल थी उनको प्रॉपर पावर शेयरिंग दी जाएगी बाकी काउंसिल के प्रति, और जो सिंगला मेजोरिटी है उन एरिया में भी उनको सेल्फ गवर्न मतलब सेल्फ गवर्निंग राइट्स दिए जाएंगे। बट अभी तक उसको पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। उसके अलावा क्या था कि जो सब्जेक्ट हैं जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हाउसिंग हो गया, पुलिस हो गया, ये भी पूरे प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए जाएंगे। और उस टाइम पे दे दिए थे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगी, ओवर राइडिंग पावर प्रेसिडेंट को दे दी और उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए नहीं। और अभी भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आ रही है श्रीलंका में उन्होंने पूरी तरह से ग्रांट दिया नहीं। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि मुद्दा अभी तक सोल्व नहीं हुआ। ये हमने 13 अमेंडमेंट के बारे में जाना। अब इंडिया श्रीलंका के रिलेशन को थोड़ा देख लेते हैं एक पूरे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। जो इंडिया जैसे श्रीलंका की लोकेशन देखो, दोनों ही एक साउथ एशियन में और इंडियन ओशियन में लोकेटेड है। जियोग्राफिकली सबसे क्लोज है श्रीलंका। यहाँ दोनों के बीच में सिर्फ पाक स्टेट जाती है। यूपीएससी 2023 में सिंपल क्वेश्चन पूछा था, सिग्निफिकेंस ऑफ इस्थमस एंड दिस स्टेट, तो पाक स्टेट का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। दूसरा क्या है कि दोनों की रिलेशनशिप पूरी हिस्ट्री से ही है, जैसे बुद्धिज़्म यहाँ पे लिंक्ड है। दूसरा, स्ट्रेटजिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन के लिए, ट्रेड के लिए काफ़ी मतलब हमारे बोलते हैं कि फर्स्ट पोर्ट है श्रीलंका इंडिया के लिए। बुद्धिज़्म का एग्जांपल अशोका के टाइम से आप देख सकते हो, अशोका ने अपने डॉटर को भेजा था यहाँ पे हीनयाना बुद्धिज़्म को और प्रमोट करने के लिए। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक टाइज में श्रीलंका इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और 60% एक्सपोर्ट जो हैं वो श्रीलंका में ही जाते हैं क्योंकि हमने श्रीलंका के साथ में FTA साइन कर रखा है। FTA क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FDI जो है इंडिया से बहुत ज़्यादा वहाँ पे जाती है। डिफेंस में देखें, डिफेंस में हम मित्र शक्ति, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, और SLINEX, SLINEX, SLINEX है। SLINEX जो है कि इंडिया और श्रीलंका में नेवल एक्सरसाइज है, दोनों में। ये क्या हो गया। उसके बाद पार्टिसिपेशन ग्रुपिंग में आप देखो, बिम्स्टेक में कितना ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं दोनों कंट्री। कॉमन ग्रुपिंग बिम्स्टेक में, सार्क में दोनों कंट्रीज हैं। बट इशूज़ क्या हैं, इशूज़ भी हमारे जैसे 13 अमेंडमेंट सबसे बड़ा इशू है जिसके कारण हमारे जो तमिल कम्युनिटी उनको उनके राइट्स नहीं मिल पा रहे। सेकंड, फिशरमैन का आपने बहुत ज़्यादा बार सुना होगा कि इंडिया के फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी ने अरेस्ट कर लिया और कई बार उनके फिशरमैन को हम भी अरेस्ट करते हैं, जिसके कारण इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर चाइना का एग्जाम्पल देखो कि चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इतना ज़्यादा है कि हमारे रिलेशन डिटेरिएट होते हैं। जो हम्बन तोता पोर्ट है वो चाइना ने लीज पे ले लिया और इंडिया त्रिंकोमल्ली और वेस्ट कोस्ट टर्मिनल उसको डेवलप कर रहा है। तो ये हमने पूरे इनके इंडिया श्रीलंका के रिलेशन के बारे में पढ़ा। आज चलते हैं इस आर्टिकल में, क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि जो श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे उनका यहाँ पे दिल्ली में लास्ट वीक विजिट था। तो दोनों स्टेट जो अभी ज्वाइंट स्टेटमेंट आई थी उसमें बताया कि कंट्री में इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया जाएगा और फॉरवर्ड लुकिंग विजन बताया गया है कि दोनों कंट्री के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, जिसमें हमने कनेक्टिविटी फोकस किया है। दोनों कंट्री प्रोस्पेरिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इंडिया श्रीलंका के इकोनॉमिक पार्टनरशिप विजन की भी इसमें बात की कि दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने मेन फोकस किया 5 चीज़ों पे। जैसे मेरीटाइम क्या होता है, इंडियन ओशियन रीजन में इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो मेरीटाइम इंटरेस्ट प्रॉपर एक्सरसाइज करना, मेरीटाइम एसेट को सिक्योर करना, फिशिंग राइट को इंश्योर करना, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाना, एनर्जी में जैसे कि नेपाल भूटान भी इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि हाइड्रो एनर्जी पूरी इंडिया परचेज, सिर्फ
बात करते हैं टूरिज्म को, कल्चर को, रिलीजियस, ये सारी चीज़ें बढ़ाने की बात की है। और जो विजन स्टेटमेंट है उसने फ्यूचर का प्लान किया, लेकिन अब राइटर कह रहा है कि इसमें जो मेन चीज़ें थी वो सिर्फ बात की है, जो चीज़ें रिटन डॉक्यूमेंट में आनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और सबसे बड़ी मुद्दे की बात किया जो 13th अमेंडमेंट हमने डिटेल से डिस्कस किया कि उसमें तो डिवोल्यूशन ऑफ द पावर चाहिए थी, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न जो जाफना रीजन था वो अभी तक इसमें उसका कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रॉमिस नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा लॉन्ग पेंडिंग एक इशू। दूसरा है इंडियन फिशरमैन का, जो बताया फिशरिंग राइट कैसे होते हैं, जो यूनक्लोज के हिसाब से डिफरेंट जोन बढ़ते हैं, जैसे इनलैंड वाटर है, टेरिटोरियल वाटर है, कंटिग्यूस वाटर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है, हाई सी है। तो सेम फिशरी जोन है, उसमें अगर एक दूसरे में इंट्रूजन होगा तो उनके राइट्स, जैसे कच्चा थीव एक आइलैंड था, कच्चा थीव, जो कि 1974 में देन प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को दे दिया। लेकिन तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके फिशरमैन के कंसर्न है कि हमें वापस दिया जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पे फोकस नहीं की गई, क्योंकि जो प्रोविंशियल काउंसिल के लोग हैं उनकी रेस्पेक्ट और डिग्निटी बात है, जब तक श्रीलंकन गवर्नमेंट उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करेगी और उनको उनकी प्रोविंशियल पावर नहीं देगी तो उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ती रहेंगी। यहाँ पे जो रूलिंग पार्टी है SLPP, वहाँ की लोकल पार्टी है, उनका कहना है कि गवर्नमेंट में उनकी मेजोरिटी नहीं है, इसके कारण वो इस टाइप के मुद्दे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक पार्लियामेंट के सेम इशूज़ हैं, वो मुद्दे तभी उठाते हैं जब उनके पास में मेजोरिटी हो। तो राइटर यही कहना चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है, और जो तमिल वहाँ पे रह रहे हैं उनके अच्छे बॉन्ड होंगे, तभी इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन और अच्छे हो सकते हैं। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया इंडिया और श्रीलंका के ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है। जो लीगल डिस्प्यूट चल रहा है जो कि ज्ञानव्यापी मॉस्को और वहाँ पे काशी टेम्पल, इसके बीच में, तो पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इसका मुद्दा है क्या। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, थोड़े दिन पहले जो वाराणसी कोर्ट था उन्होंने आदेश दिया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, जो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा फाउंड की गई थी। इसका काम है जितनी आर्कियोलॉजी से सर्वे से रिलेटेड हैं, एंसेंट मोन्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना, वो इसकी ड्यूटी में आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर पे स्टे कर दिया। वाराणसी कोर्ट ने बताया था कि ASI को अपना साइंटिफिक सर्वे स्टार्ट करो और पता करो कि वहाँ पे जो विश्वनाथ टेम्पल है ये उसके रिमेन्स हैं या फिर ये मॉस्के ही हैं। क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल DY चंद्रचूड़, उसने कहा कि 26 जुलाई तक इसको ऑर्डर को स्टे किया जाए, तब तक जो ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो पूरा साइंटिफिक सर्वे करेगा और यहाँ की जो प्रेमिसेस को चेक करेगा, उसके बाद ही सबमिट करेगा। और कोर्ट ने एक डायरेक्शन और दी है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी, जो मॉस्क कमेटी है, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो डायरेक्शन दी ASI को वहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, उस ऑर्डर को कैंसिल कराने या अपील करने के लिए आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो। ये काफ़ी सालों पुराना लिटिगेशन है। अब इसमें देख सकते हो कि थोड़ा बैकग्राउंड देखो तो 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। बट जो हिंदू कम्युनिटी कह रही है कि ओरिजिनली ये काशी विश्वनाथ टेम्पल था और बाद में इसको चेंज करके मॉस्क बनाएगा। और यहीं पे जो 5 हिंदू वीमेन थी वो कह रही हैं कि जो माँ श्रृंगार गौरी है वो इनकी देवी है, उसकी पूजा करना चाह रहे हैं और ये मॉस्क के कॉम्प्लेक्स के अंडर में है। तो उसी के बाद ये मैटर कैसे हुआ, पहले मजिस्ट्रेट के पास गया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास में, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, मतलब तीनों जगह घूम रहा है, वापस फिर से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोल दिया। अब वाराणसी कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया था, 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सर्वे और एक्सक्वेशन किया जाएगा मॉस्क का, किसके द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। डिस्ट्रिक्ट जज जो अजय कृष्णा विश्वेश्वा है, उसने कहा था कि ASI को कंडक्ट करना पड़ेगा। एक रेडार सर्वे होता है कि आप रेडार के द्वारा पता करो कि बिल्डिंग के नीचे में क्या है, और ज़रूरत पड़ती है तो आप एक्सक्वेशन मतलब खुदाई भी कर सकते हो। कोर्ट ने ASI के जो डायरेक्टर उनको कहा कि आप ये पता करो कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है क्या उसके नीचे कोई हिंदू टेम्पल था कि नहीं था, अगर उसकी खुदाई या रेडार सर्वे में आपको कौन कौन से आर्टिफैक्ट या रिमेन मिलते हैं उनके ऊपर भी आप पूरी इंक्वायरी करो। अब ये हुआ कि कोर्ट ने इस मैटर को कैसे लिया, जब 21 जुलाई को वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये सिविल सूट फाइल की गई थी जो हिंदू वीमेन के द्वारा, किसके अंडर में, राइट टू वर्शिप माँ श्रृंगारी गौरी, जो 5 वीमेन थी ना, उन्होंने इसको लेते हुए वहाँ पे सिविल सूट फाइल किया था, वहाँ पे फाइल कर दिया। तो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि सर्वे जो किया जाएगा उसमें वाजू खाना, एक वाजू खाना जगह है जहाँ पे बता रहे हैं हिंदू वाले कि यहाँ पे एक शिवलिंग है, बोला इस एरिया को छोड़ के आप बाकी पूरी जगह पे अपना सर्वे कैरी आउट कर सकते हो। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी ये कहना है कि ये शिवलिंग नहीं, ये फाउंटेन है, कोई झरना टाइप में है। ये नॉर्मली मॉस्क में हमेशा वाटर की कोई इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं।
तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको बोल दिया कि जो भी कार्रवाई की जाएगी पूरी वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि किसी भी कम्युनिटी के कोई एलिगेशन हो तो उसको सोल्व किया जा सकता है। अब हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर है, 16 मई को क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि साइंटिफिक सर्वे किया जाएगा, उसमें कार्बन डेटिंग भी होगी। कार्बन डेटिंग क्या होता है, किसी चीज़ की एज पता करने के लिए, जिसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी ताकि उससे पता चल जाए, और ये चीज़ भी पूरी वीडियोग्राफी में होगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि उससे पहले डिस्ट्रिक्ट जज ने कार्बन डेटिंग के बारे में नहीं बताया था, तो ये हाई कोर्ट ने उसको सुपरसीड किया। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट कैसे पिक्चर में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में एक अंजुमान इंतजामिया मस्जिद जो कमेटी थी, उन्होंने एक शूट फाइल किया था। उसने बताया था कि टॉप कोर्ट जो है इसको यहाँ पे इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, कल हमने पूरा डिटेल से डिस्कस किया 1991, इसमें बताया गया है कि ये रिलीजियस कैरेक्टर जो भी है, फॉर एग्जांपल अभी मॉस्क है, उसका रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं किया जाएगा, जो इसका स्टेटस 15 अगस्त 1947 का था उसी को सेम माना जाएगा। और इस एक्ट में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में सिर्फ एक ही एक्सेप्शन दी थी कि जो बाबरी मस्जिद है उसको सिर्फ एग्जाम्पशन दिया गया था, बाकी का कोई रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा। लेकिन मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इस इशू की कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिविल सूट फाइल हो रहे हैं, तो उसने सारा केस डिस्ट्रिक्ट जज को दे दिया कि पहले सुप्रीम कोर्ट तभी इंटरवीन करेगा जब डिस्ट्रिक्ट जज पूरी इसकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा और सारे एस्पेक्ट को समझेगा। उसी टाइम जो सीनियर एडवोकेट था हुजैदा अहमदी, वो मॉस्क कमेटी की तरफ से अपीयर हुआ और उसने बताया कि जो वाराणसी कोर्ट है उसने वायलेशन किया है जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसमें मेंशन था कि आप रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं करोगे, जो 15 अगस्त 1947 का था। यहीं पे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्होंने कहा कि रिलीजियस कैरेक्टर से ये नहीं है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा तो आप कोई सूट फाइल ही नहीं कर सकते, आप सूट फाइल कर सकते हो। लेकिन उसी के बीच में क्या हो, वहाँ पे एक नई चीज़ मिल गई, क्रॉस का निशान मिल गया जिसको फायर टेम्पल। तो अब इससे क्या होगा, इससे तो ये तो नहीं हो सकता कि ये भाई यहाँ पे क्रिश्चियन की वर्शिप के लिए, तो इस और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दी कि डायरेक्शन है जो कि ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स है कि वहाँ पे शिवलिंग है कि नहीं है, और शिवलिंग भी उसके बाद ही पाया गया था। तो उस चीज़ को लेके फिर ऑल्दो मुस्लिम को वहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया कि जब तक नेक्स्ट ऑर्डर आप उसको नमाज़ पढ़ सकते हो। अब बात आती है कि क्या क्या मुद्दे, क्योंकि अब तो काफ़ी घोंच पोंच हो गया मुद्दा। अब मेन चीज़ें ये होगी कि जो हिंदू वीमेन ने बताया कि माँ श्रृंगारी गौरी की वहाँ पे पूजा करनी है। हिंदू साइड ये कह रही है कि जो मॉस्क बना है वो टेम्पल के ऊपर बना है, पहले यहाँ काशी विश्वनाथ टेम्पल था जो वक्फ की प्रेमिसेस में है, और ये वर्शिप एक्ट ये मना करता है कि रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज ना करे। तो मतलब 400-500 चीज़ें यहाँ पे मिक्स हो गई और लास्ट में फिर शिवलिंग यहाँ पे मिल गया। और अब बात यही है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1990 एक्ट में, वो क्या इसको वायलेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि इसी में बताया कि रिलीजियस कैरेक्टर है 15 अगस्त 1947 का था, वो कंटिन्यू रहेगा, उसको चेंज नहीं करना। लेकिन अभी जो मुस्लिम साइड है वो कह रही है कि जो प्रेजेंट सूट है वो इसके कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, जो 600 साल पुराने जब औरंगजेब ने इसको बनाया था तब से है। लेकिन हिंदू पेटिशनर ये कह रहे हैं कि 1993 तक तो यहाँ पे हिंदू की भी पूजा होती, हिंदू डिटी पूजा होती थी, लेकिन बाद में ये सिर्फ मॉस्क वालों के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये पूरा मुद्दा ऐसे घूम फिर के मतलब इन्हीं चीज़ों पे फंस रखा है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कोर्ट का क्या डायरेक्शन आता है। तो हमने पूरा आर्टिकल डिटेल से डिस्कस किया, होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, और सेम जो करंट अफेयर का है उसमें भी पीडीएफ हम करंट अफेयर में डाल रहे हैं, और करंट अफेयर में हम स्टैटिक और दोनों एक साथ कवर करते हैं। उसके साथ में यूपीएससी के हमने शॉर्ट्स भी स्टार्ट कर रखे हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से स्टार्ट किए हैं, ताकि आपकी प्रीलिम की तैयारी भी अच्छी हो जाए। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन।